जरा सोचिए, हजारों साल पहले भारत में ऐसे ऐसे मंदिर बने जो आज भी शान से खड़े हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें एक बूंद सीमेंट तक नहीं लगी। और सबसे सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? भूकंप इन्हें गिरा नहीं पाता, बल्कि शायद और भी मजबूत बना देता है। अब सवाल यह है कि ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यही वो सवाल है जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों और इतिहासकारों का सिर चकरा देता है। भाई, बिना किसी मॉडर्न टूल, बिना सीमेंट के ये पत्थर के इतने बड़े बड़े पहाड़ आखिर खड़े कैसे कर दिए गए? क्या ये सिर्फ कारीगरी का कमाल था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा विज्ञान छिपा है जिसे हम आज भूल चुके हैं? असल में प्राचीन भारत में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी। नहीं, वो तो इंजीनियरिंग के जीते जागते चमत्कार थे। कहीं भी देख लीजिए, तमिलनाडु के ऊंचे ऊंचे गोपुरम से लेकर उड़ीसा के कोणार्क तक, हर एक मंदिर अपने आप में एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जो बिना सीमेंट के हजारों सालों से समय को चुनौती दे रही है। तो आखिर ये होता कैसे था? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है लेगो ब्लॉक्स के बारे में सोचना। जैसे बच्चे एक ब्लॉक को दूसरे में फंसाकर कुछ बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही विशालकाय पत्थरों को एक दूसरे में फंसाया गया था। पर हां, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक बहुत ही एडवांस्ड लॉकिंग सिस्टम था जो इन पत्थर के दैत्यों को एक साथ कसकर बांधे हुए था। और इसी जीनियस तकनीक को कहते हैं इंटरलॉकिंग स्टोन सिस्टम। सोचिए, इसमें किसी गोंद, किसी मसाले की कोई जरूरत ही नहीं थी। जरूरत थी तो सिर्फ दो चीजों की, एक कमाल की सटीकता और दूसरा फिजिक्स यानी भौतिकी के नियम। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं ये काम कैसे करता था। देखिए, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी में ही छिपी है। इसमें हर एक पत्थर को एक पहेली के टुकड़े की तरह इतनी सटीकता से तराशा जाता था कि वो दूसरे पत्थर में जरा से भी खाली जगह छोड़े बिना एकदम फिट हो जाए। और जब ये पत्थर आपस में जुड़ते थे तो एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार होता था जिसे हिलाना लगभग नामुमकिन था। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही सीधी साधी तकनीक थी। नहीं, इसमें कई तरह के बड़े जटिल जोड़ों का इस्तेमाल होता था, जैसे मेल फीमेल जॉइंट्स या फिर वो डॉवेटेल जॉइंट्स जो लकड़ी के काम में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था वो था ग्रेविटी लॉकिंग सिस्टम। और यहीं पर यह सिस्टम किसी के भी दिमाग को चकरा सकता है, क्योंकि ये हमारे सामान्य लॉजिक के बिल्कुल उल्टा काम करता था। होता यह था कि जितना ज्यादा वजन ऊपर से डाला जाता, नीचे के पत्थर उतनी ही ज्यादा मजबूती से एक दूसरे को जकड़ लेते थे। सोचकर देखिए जरा, जितना भारी उतना ही मजबूत। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वो मजबूत थे। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये पत्थर के पहाड़ भूकंप के भयानक झटकों को झेल कैसे जाते हैं? इसका जवाब इनकी शानदार डिजाइन में ही छिपा है। एक ऐसी डिजाइन जो प्रकृति की ताकत से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए बनाई गई थी। यहां पर फर्क समझना बहुत जरूरी है। आज की जो ज्यादातर इमारतें हैं वो भूकंप के दौरान अकड़कर खड़ी रहती हैं और फिर तनाव में टूट जाती हैं। लेकिन ये प्राचीन मंदिर कठोर नहीं थे, बल्कि लचीले थे। जब भूकंप आता था तो इनके पत्थर थोड़ा सा हिलकर उस जबरदस्त ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेते थे और फिर आराम से वापस अपनी जगह पर बैठ जाते थे। तो मतलब साफ है, ये मंदिर भूकंप की ऊर्जा से लड़ते नहीं थे, उसे अपनाते थे। और यही अद्भुत लचीलापन इनकी इतनी लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज है। ये आज भी खड़े हैं, जबकि इनके बनने की सदियों बाद बनी कई इमारतें मामूली झटकों में ही ढह गई। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि इन मंदिरों को बनाने वाले सिर्फ पत्थर तराशने वाले कारीगर नहीं थे। नहीं, वो तो ज्योमेट्री और फिजिक्स के मास्टर थे। उन्होंने ऐसे ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हर चीज, मतलब एक एक चीज सोची समझी थी। मंदिरों की नींव वास्तुशास्त्र के हिसाब से रखी जाती थी ताकि वजन बिल्कुल बराबर बटे। डिजाइन में परफेक्ट सिमेट्री होती थी। और सबसे कमाल की बात सुनिए, कुछ मंदिरों में तो पत्थरों के बीच बहुत हल्की सी खाली जगह छोड़ी जाती थी, जो झटकों को सोखने वाले शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती थी। कमाल है ना? चलिए अब बात जुबानी नहीं, कुछ असल उदाहरण देखते हैं। ये वो उदाहरण हैं जो इस प्राचीन इंजीनियरिंग की प्रतिभा को साबित करते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि आज भी हमारे सामने खड़े पत्थर के जीते जागते सबूत हैं। सबसे पहला और सबसे शानदार उदाहरण है
तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर। जरा सोचिए, 1000 साल से भी ज्यादा हो गए और ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इसका जो शिखर है वो 80 टन का है और एक ही पत्थर से बना है। ये इंटरलॉकिंग तकनीक की कामयाबी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। अब चलते हैं ओडिशा कोणार्क सूर्य मंदिर की तरफ। ये मंदिर तो अपने आप में ही एक रहस्य है। यहाँ पर बात इंटरलॉकिंग से भी एक कदम आगे चली जाती है। कुछ थ्योरीज ये बताती हैं कि यहाँ पर पत्थरों को अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए चुंबकों और धातु की प्लेटों तक का इस्तेमाल किया गया था। मतलब ये दिखाता है कि विज्ञान का इस्तेमाल कितने अलग अलग और एडवांस तरीकों से हो रहा था। और फिर आते हैं कर्नाटक के हम्पी के मंदिरों पर। ये मंदिर तो जैसे खुली किताब हैं, जहां इंटरलॉकिंग तकनीक के अनगिनत रूप देखने को मिलते हैं। विशाल स्तंभों से लेकर जटिल छतों तक यहाँ का हर एक पत्थर अपनी कहानी खुद कहता है और ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना कामयाब और वर्सेटाइल था। तो अगली बार जब भी किसी ऐसे पुराने मंदिर को देखा जाए तो उसे सिर्फ आस्था की नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग के वो स्मारक हैं जो समय से परे हैं और आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल जो मन में जरूर आता है कि ये कैसे मुमकिन है कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के हमारे पूर्वजों ने इतनी कमाल की इंजीनियरिंग कैसे हासिल कर ली? क्या ये सिर्फ उनकी कला थी या फिर ये एक ऐसा भूला हुआ विज्ञान था जिसके रहस्य अब धीरे धीरे हमारे सामने खुल रहे हैं?